So hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So बच्चा पार्टी क्लास 11th ISC के अंदर बिजनेस स्टडीज स्लैश कॉमर्स, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में कंफ्यूजन अभी भी है कि यार बीएसटी फॉलो होना है या कॉमर्स फॉलो होना है। मैं आज पर द लेटेस्ट ISC सिलेबस जो काउंसिल ने रिलीज किया उसके हिसाब से आपको कंटेंट कंप्लीट कराने जा रहा हूं और आज है आपका चैप्टर नंबर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एंड बिफोर आई बिगिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारे टाइटन्स कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। आपको ये 3 बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर हो जाएंगी। ये आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग बुक्स हैं जो आपकी नींव को बहुत स्ट्रांग करेंगे। तो अगर तुमने एनरोल नहीं किया है तो आप एनरोल कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा एनरोलमेंट करने के लिए? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर सीधा कॉल लगा सकते हैं। याद रखना, मैं और मेरी टीम आपको ये तीनों सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज रोज लाइव पढ़ाएगी 4 PM से लेकर 6 PM के बीच में, मंडे टू फ्राइडे। चलो बच्चा पार्टी, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि यार ये एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। और क्यों डाउनलोड करना है एप्लीकेशन? क्योंकि हम फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जो भी कंटेंट यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं उसकी पीपीटीज एंड उसका मटेरियल फ्री स्टडी मटेरियल में डालते चले जाते हैं। तो यार तुम डाउनलोड कर लोगे तो फायदा बहुत सारा होगा। तो भाई अब समय आ चुका है कि शुरू किया जाए हमारा चैप्टर। हम आज बात करने जा रहे हैं यार ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो आपने कभी ना कभी देखा होगा, लेट्स से अगर आपका बेकरी का बिजनेस है तो बेकरी में काउंटर होगा, एक शॉप होगी, उसका एक ऑफिस होगा। तो किस तरह से वर्किंग ऑफ बिजनेस होती है वो सारी की सारी चीजें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम डिस्कस करते हैं। लेकिन हम एग्जाम में क्या लिखना है आओ समझते हैं। A business organization is an organization which is engaged in some industrial or commercial activity. It represents an institutional arrangements for carrying on any kind of business activity. It may be owned and controlled by a single individual or by a group of individuals who have entered into formal और इनफॉर्मल एग्रीमेंट टू जॉइंटली कंडक्ट द बिजनेस। कहना क्या चाहते हैं? जब कोई इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एक्टिविटी के लिए कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा उसके फॉर्मल स्ट्रक्चर को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। हो सकता है ये कोई एक इंसान चलाए, हो सकता है ये एक से ज्यादा इंसान जॉइंटली भी चला सकते हैं। अब ये पूरी एक यूनिट है जो धीरे धीरे कंटिन्यू होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ना है क्योंकि आपको हर इंडिविजुअल चैप्टर में हर इंडिविजुअल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पहला टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग। नाम में है प्राइवेट सेक्टर मतलब इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है। नाम में है प्राइवेट सेक्टर मतलब ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल होगा। आओ जरा देखते हैं बेटा जी। These undertakings are owned, controlled and financed by private businessmen. There is no government participation in them. Reliance Industries, Tata Motors, Bharti Enterprises are example of private sector organization. तुमको समझ में आ रहा है? जैसे OBZ Adventures जो हमारी कंपनी है ये भी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, अंडरटेकिंग है। तो मतलब यहां पर ओन, कंट्रोल, मैनेज एंड फाइनेंस बाय प्राइवेट बिजनेसमैन ही होता है। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। समझ में आ रही है बात? अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा? प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल। प्राइवेट ओनरशिप का मतलब क्या है? अ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग इज फुल्ली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। इट मे बी ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल और बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जॉइंटली। अगर कोई एक इंडिविजुअल बिजनेस को ओन करता है हम उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, जो कि हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे भी। पहला तो बात समझ में आ गया कि ये प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल का क्या मतलब है बेटा। आंखों के रास्ते दिल में उतर रही है ना ये बात। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रॉफिट मोटिव। यार ये जितने भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जितने भी प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए स्टार्ट किए जाते हैं। ये सर्विस मोटिव के लिए नहीं होते हैं। समाज का कल्याण नहीं करना है, यहां प्रॉफिट बनाना है। बात समझ में आ रही? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग इज अर्निंग प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स प्रोवाइड द रिवॉर्ड फॉर द रिस्क अज्यूम्ड एंड रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन कैपिटल। कोई भी बिजनेसमैन धंधा क्यों करेगा, रिस्क क्यों लेगा, अपना पैसा क्यों फंसाएगा? क्योंकि बदले में उसको प्रॉफिट कमाने को मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? अगला, नो स्टेट पार्टिसिपेशन। स्टेट का मतलब होता है बेटा जी गवर्नमेंट।
इस तरह के बिजनेस में प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर गवर्नमेंट का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है। अब गवर्नमेंट मेरे को आके मेरे बिजनेस में नहीं बता सकती कि नहीं भैया तुम आज बच्चों को ये वाला टॉपिक नहीं वो वाला टॉपिक पढ़ाओगे, ऐसा नहीं होगा। देयर इज नो पार्टिसिपेशन बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट इन द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग। तो सरकार का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अगला क्या है? प्राइवेट फाइनेंस। प्राइवेट फाइनेंस का मतलब क्या है? पैसे भी जो लगेंगे बिजनेस के अंदर वो भी प्राइवेट बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर खुद ही मैनेज करेगा। द कैपिटल ऑफ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग इज अरेंज्ड बाय इट्स ओनर्स। द सोल ट्रेडर कंट्रीब्यूट द कैपिटल ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। एक बंदा अपने बिजनेस में जो पैसे डालेगा उसे सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग है तो पैसा प्राइवेट इंडिविजुअल ही उसके अंदर लगाने वाला है। अगला है इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट। क्योंकि मेरा बिजनेस है, मैं ही कंट्रोल करूंगा, किसी और का इंटरफेरेंस उसके बिजनेस के अंदर नहीं है। तो यहां पर क्या कहना चाहते हैं? अ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग इज मैनेज्ड बाय इट्स ओनर्स। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जब अकेला बिजनेस चलाते हैं, एंड पार्टनरशिप द ओनर्स डायरेक्टली मैनेज द फर्म। अभी सोल प्रोप्राइटर क्या है, आगे चल के पार्टनरशिप क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, ये पूरी यूनिट है। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए टेंशन नको बेटा। हाँ, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ तुम्हारे हाफ ईयरलीज में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। कुछ बच्चे बोले थे 10 चैप्टर्स आ रहे हैं। दिस इज माय 4th चैप्टर। मैं इजीली आपका जितना भी हाफ ईयरली का सिलेबस है वेल इन टाइम कंप्लीट करा दूंगा। तो मुझे सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस बताओ, और तुम ये बताओ तुम्हें ये वन शॉट वीडियोस पसंद आ रहे हैं ना? बिकॉज एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर डिटेल में कंप्लीट हो जाता है, नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अब बात करने जा रहे हैं हम लोग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की। यहां पर बात जब पब्लिक की आती है तो पब्लिक का मतलब यहां पर गवर्नमेंट होता है। एक तो प्राइवेट सेक्टर बिजनेस करते हैं हमारे देश के अंदर, दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी होती हैं। तो दीज अंडरटेकिंग्स आर ओन्ड ऑपरेटेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। यहां पर लिखा है ओन्ड मतलब एंड ऑपरेटेड मतलब ओन भी करेंगे और चलाएंगे भी। कौन चलाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती होगी या स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जरा फटाक से। सबसे पहला स्टेट ओनरशिप मतलब गवर्नमेंट ओनरशिप। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और सम पब्लिक अथॉरिटी, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली स्टेट। तो बात तुम्हें समझ में आ रही है कि 100% सरकार द्वारा ये ओन्ड और मैनेज होते हैं। अगला क्या है? अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है गवर्नमेंट कंट्रोल। द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लाइज विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही जो भी पॉलिसीज लानी है वो पॉलिसीज लाएगी और गवर्नमेंट ही इस पूरे अंडरटेकिंग को चलाने का जिम्मेदारी रखती है। अगला क्या है? सर्विस मोटिव। प्राइवेट सेक्टर में होता था प्रॉफिट मोटिव, यहां पर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर होता है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव मतलब कहना क्या चाहते हैं? समाज का कल्याण होना चाहिए, समाज की भलाई होनी चाहिए, उस मोटिव से ये बिजनेस चलाते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज टू रेंडर सर्विस टू द पब्लिक एट लार्ज। To serve the public, it may even incur loss. For example, Food Corporation of India provides food grains to public at subsidized price. जो FCI है हमारे देश का, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है बेटा, वो आज भी गरीबों को सस्ते दामों में फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करता है। लॉस भी हो रहा है लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इस तरह के बिजनेस को चलाती है बिकॉज उसका मोटिव प्रॉफिट नहीं सर्विस है। अगला क्या है? स्टेट फाइनेंसिंग मतलब पैसा किसका लगेगा? गवर्नमेंट का ही पैसा लगेगा। The government provides the capital and funds through appropriations from its budget. बजट से पैसा allocate होता है इस तरह के विभाग के अंदर। The government may also provide loans from time to time from the state exchanges. पता नहीं क्या लिखा, स्टेट गवर्नमेंट लिख सकते हैं या स्टेट बैंक लिख सकते हैं या स्टेट अथॉरिटीज लिख सकते हैं। बात तुम्हें समझ में आ रही? सब बच्चों को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो कहना क्या चाहते? गवर्नमेंट बजट से पैसा एलोकेट करती है और अपने सरकारी विभाग में डिस्ट्रीब्यूट करती है। वो लोन्स भी प्रोवाइड करती है अपने इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्या बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाऊं बेटा जी। अगला क्या है? ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब जितने भी आईएएस पीसीएस लोग होते हैं वो ही इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज कर रहे होते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज ब्यूरोक्रेटिक इन द सेंस दैट देयर ऑपरेशंस are governed by certain rules and regulations prescribed by the
गवर्नमेंट। जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार ने बनाए हैं, उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए इन ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज किया था। और मैनेज कौन करता है? सिविल सर्वेंट जितने भी होते हैं वही इन सबकी टॉप अथॉरिटीज होते हैं। अगला है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेही किसको है? जवाबदेही है सिर्फ और सिर्फ आम जनता को। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर अकाउंटेबल to the public at large for their performance and results. The annual audit of these undertaking is conducted by the Controller and Auditor General of India. इसको CAG भी कहते हैं। मतलब पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? अगर कोई विभाग अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, जवाबदेही होती है आम जनता को। जैसे हमारा एक विभाग है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके ऊपर बड़ा सा बवाल भी मचा हुआ है भारत में, जो कि बिल्कुल सही भी है। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो जंतर मंतर पर इस समय प्रोटेस्ट हो रहा है बाय सर सोनम वांगचुक जी, वो बिल्कुल सही है। हमें उनके लिए इस मुद्दे पर पॉजिटिव बात करनी चाहिए। और वो जो एक कह रहे हैं, उनकी जो मांग है वो बिल्कुल सही है। बिकॉज ये पॉइंट भी तो यही बोलता है, अगर एनटीए पेपर सही से नहीं कंडक्ट करा रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, उससे स्टूडेंट्स की लाइफ सफर हो रही है। चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे वो सीयूईटी का पेपर हो, या किसी और लेवल का पेपर हो, अगर बच्चों के साथ गलत हो रहा है तो देयर शुड बी समबडी टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड दैट इज आवर डेमोक्रेटिक राइट। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है, हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हूं, चाहे वो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारी ऑपोजिशन पार्टी हो। तो कहने का मतलब ये है कि इतना अच्छा साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े इंसान हैं, और जो सही बात कर रहे हैं, और सही बात की तो सुनवाई देश में होनी ही चाहिए। खैर, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के पॉइंट से ये बात निकल कर आई है तो मैं आपको बता रहा हूं। खैर, आगे बढ़ते हैं बच्चों पार्टी, और अब हम बढ़ने जा रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ, जिसको हम लोग पीपीपी बोलते हैं। ठीक है ना? तो मीनिंग ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मींस पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इन फाइनेंसिंग, डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। अब क्या होता है ना, कभी कभी सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं, उसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीस। ठीक है ना? बात समझ आई? इट रेफर्स टू द पार्टिसिपेशन ऑफ private sector in government projects. PPPs are being increasingly used to build infrastructure facilities in the following areas. किस किस सेक्टर में PPPs का इस्तेमाल हो रहा है? पावर सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट में, वाटर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड टेलीकम्युनिकेशन। कई बार देखा होगा तुमने कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, करता कोई प्राइवेट सेक्टर है, तो वो किसके अंदर आता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के अंदर। कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जो बनाते प्राइवेट सेक्टर्स हैं, कई सारे ब्रिजेस हैं, ट्रांसपोर्ट्स हैं, ये सारा काम करता कौन है? प्राइवेट सेक्टर करता है, बिकॉज इनके बीच में एक पार्टनरशिप है। बात समझ में आ रही है आप सभी बच्चों को? अब इनके फीचर्स क्या हैं, आओ जरा देखते हैं। सबसे पहला तो है पार्टनरशिप। अब पीपीपी इज अ पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक और प्राइवेट के बीच में आपका कोलैबोरेशन हो जाता है। हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स में ऐसा अक्सर देखा जाता है। जो देश के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं ना, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए जो इश्यूज हैं, वहां पर देखा जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर हाथ मिलाकर देश की तरक्की के लिए काम करते हैं। अगला क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है? पब्लिक गुड एंड सोशल वेलफेयर। देश के कल्याण के लिए ही काम किया जाता है, यहां पर प्रॉफिट मोटिव का कोई भी मकसद नहीं है। अगला क्या है? पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस। द फंड, टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर आर कंबाइंड फॉर द प्रोजेक्ट। अब भाई क्या होगा ना कि प्राइवेट सेक्टर के पास भी फंड्स हैं, प्राइवेट सेक्टर के पास भी एक्सपर्टीज है, गवर्नमेंट के पास भी एक्सपर्टीज है। अब जब दो एक्सपर्टीज साथ में मिलकर काम करेंगी तो बेहतर प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। अगला क्या है? रेवेन्यू शेयरिंग। जितनी भी कमाई होगी वो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर अग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो revenues generated by a PPP are shared between government and private sector firm. The government may provide capital subsidy or may guarantee yearly revenues for a fixed period to make the project attractive to the private sector partner. अब बात समझो, जैसे कि अभी दिल्ली से मुंबई का हाईवे बना। अब दिल्ली से मुंबई का हाईवे किसी प्राइवेट सेक्टर ने बनाया, और प्राइवेट सेक्टर क्यों बनाएगा? क्योंकि गवर्नमेंट ने यह बोला कि अगले 10 साल तक का जितना भी टोल कलेक्शन होगा वो सारा आप रख लेना, उसके बाद ये रोड हमारी फ्री हो जाएगी। तो जो रोड बनाने वाला है, जो प्राइवेट इंडिविजुअल है, उसका भी इंसेंटिव का ध्यान रखा जाता है। बात समझ में आ रही है तुम लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से बेटा जी?
अगला क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स। अब पीपीपीज कैन टेक सेवरल फॉर्म्स डिपेंडिंग अपॉन, कैसा कैसा होता है, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडेड ओवर बाय द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर, मतलब पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट सेक्टर को दे दो, द लेवल ऑफ रिस्क ट्रांसफर्ड एंड द टेन्योर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। The most basic form of PPP is a service contract whereby government gives short-term contracts for a specific service like hiring the security staff or renting cars for its officials. कई बार छोटे छोटे कामों के लिए भी सरकार अपना काम आउटसोर्स कर देती है प्राइवेट सेक्टर को, जैसे कि मान लो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको पिक करना, उनको ड्रॉप करने के लिए किसी एक प्राइवेट कार एजेंसी को ये काम दे देगा, ठेका दे देना आसान भाषा में। अब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की ना मेरिट सिलेबस में है और ना ही डीमेरिट सिलेबस में है। मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इज बीइंग कंप्लीटेड बेटा जी, काफी छोटा सा चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान देखते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं जॉइंट स्टॉक अंडरटेकिंग की, ये थोड़ा ट्रिकी होने वाला है, आओ जरा देखते हैं। जॉइंट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग्स वेयरइन द ओनरशिप एंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आर शेयर्ड जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स एंड द पब्लिक एट लार्ज। कहने का क्या मतलब है, पीपीपीज में टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट होता है, आफ्टर द क्लोजर ऑफ द टेन्योर पीपीपीज एग्जिट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। लेकिन जॉइंट स्टॉक अंडरटेकिंग का मतलब क्या, अगर गवर्नमेंट ने और प्राइवेट सेक्टर ने कोई चीज को बनाया है तो दोनों की जॉइंट ओनरशिप भी होगी। आओ देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट of India, the share of capital of a joint sector undertaking without foreign participation is to be divided as follows. कैसे डिवाइड होगा, गवर्नमेंट का 26% स्टेक होगा, प्राइवेट बिजनेसमैन का 25% और पब्लिक आम जनता का होगा 49% स्टेक। No single individual or organization can hold more than 25% of the paid up capital of a joint enterprise sector without the permission of the central government. मतलब 25% से ज्यादा का हिस्सा किसी भी एक इंडिविजुअल को नहीं दिया जाएगा, मैक्सिमम पोर्शन सरकार का होता है। बात समझ में आ रही है? चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। सबसे पहला क्या है, मिक्स्ड ओनरशिप। मिक्स्ड ओनरशिप का मतलब क्या है, यहां पर गवर्नमेंट है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है एंड इन जो पब्लिक है वो जॉइंटली इस बिजनेस को ओन करती है, ठीक है ना। अब तुम सोचोगे पब्लिक कैसे पैसा लगाएगी, थ्रू शेयर मार्केट बेटा। आगे कंबाइंड मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज लाइज विद द नॉमिनीज और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइवेट बिजनेसमैन एंड द पब्लिक। तो भाई जॉइंट रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जिसको इलेक्ट किया जाएगा एंड उसी को पूरा मैनेजमेंट संभालने के लिए मिलता है। शेयर कैपिटल के ऊपर बात करते हैं, शेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर बिजनेसमैन एंड द पब्लिक, यहां बताया 26, 25 और 49% होगा। द एम इज टू पूल द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड द टेक्निकल नो हाउ ऑफ द स्टेट एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। प्राइवेट इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट आपस में मिलकर ये काम करते हैं, यहां पर पब्लिक भी पार्टनर होती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब ये कुछ डिफरेंस है जो तुमको देखना है, क्योंकि पेपर में 100% यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे कि अगर हम पब्लिक एंटरप्राइजेस, प्राइवेट एंटरप्राइजेस और जॉइंट सेक्टर की बात करें तो पब्लिक एंटरप्राइजेस को ओन कौन करता है, गवर्नमेंट, प्राइवेट को प्राइवेट और जॉइंट को दोनों लोग। मैनेजमेंट क्या होता है, पब्लिक एंटरप्राइज में गवर्नमेंट मैनेज करेगी, प्राइवेट में प्राइवेट और यहां पर दोनों लोग। कैपिटल क्या होगा, 51% से ज्यादा स्टेक होता है पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट का, पब्लिक का, सरकार का। यहां पर पूरा स्टेक होता है प्राइवेट का और यहां पर बोथ। बात समझ में आ रही है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पब्लिक एंटरप्राइजेस सेटअप किए जाते हैं सर्विस मोटिव के लिए, प्राइवेट होते हैं प्रॉफिट के लिए और ये होते हैं दोनों के लिए। बात समझ में आ रही? कोई भी 4-5 पॉइंट प्रिपेयर कर लेना। पार्लियामेंट्री कंट्रोल क्या होता है, पब्लिक एंटरप्राइजेस तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल के अंदर आती हैं, प्राइवेट अंडर्स में कोई भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है और ज्वाइंट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर ऑडिट क्या होता है, यहां पर सीएजी ऑडिट करता है और यहां पर सीएजी या नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी ऑडिट कर सकते हैं और यहां पे क्वालिफाइड ऑडिटर्स की जरूरत है। अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी किसको होती है, पब्लिक को, यहां पर ओनर्स को और यहां पर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ओनर्स एंड द पब्लिक, सबके लिए आंसरेबिलिटी रहेगी। अब बेटा जी तुमको बताना चाहता हूं फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इस चैप्टर में नहीं है, बिकॉज ये सारे चैप्टर्स ही आगे आने वाले, सो दिस इज नॉट देयर इन द सिलेबस।
and choices of the form of business organization is also not there in the syllabus. So that is it from the entire chapter of forms of organization बच्चा पार्टी. यहां पर आपका ये पूरा चैप्टर खत्म होता है. आप मेरे साथ लाइव प्रिपेयर कर सकते हैं इन द टाइटन्स बैच, जिसके अंदर मैं आपको 3 बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर करने वाला हूं. तो देरी किस बात की है, जाओ और फटाफट से एनरोल कर लो. मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग. दिस इज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ.